स्वागत है आपका दिव्य हिमाचल टीवी में। मैं हूं दीक्षा शर्मा। शाम के 6 बज चुके हैं और प्रदेश की तमाम खबरों के साथ हम आपके समक्ष आ चुके हैं। कई लेटेस्ट अपडेट्स आज इस बुलेटिन में हम आपके साथ साझा करने वाले हैं। खास तौर पर हिमाचल प्रदेश में ईडी की ओर से जो बड़ी कार्रवाई की गई है, उसके बाद खनन माफियों में हड़कंप मच गया है और एक गिरफ्तारी किस व्यक्ति की गई है, 2 पर मामले दर्ज किए गए हैं। तकरीबन 12 जगहों पर छापे आज भी ईडी की ओर से डाले गए हैं। ये पूरी जानकारी बारीकी से हम आप तक पहुंचाने वाले हैं। जिस व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई है उसके काफी अच्छे संबंध सरकार के साथ भी बताए जा रहे हैं और अन्य जानकारी भी इससे संबंधित निकलकर सामने आई है। ये अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। अब प्रवक्ताओं की सीनियरिटी लिस्ट कब तक बन पाएगी, इसे लेकर क्योंकि नए आदेश आज जारी किए गए हैं उच्च शिक्षा विभाग की ओर से, क्या कुछ इसमें कहा गया है, कितना इंतजार प्रवक्ताओं को करना पड़ेगा और बीच में जो एक पेज फंस गया है उससे जुड़ी जानकारी भी आपके लिए लेकर आए हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बड़ा बयान दिया है हिमाचल भवन को लेकर, क्योंकि देखिए हाईकोर्ट ने आदेश जारी कर दिए हैं कि हिमाचल भवन को अटैच किया जाए, लेकिन इसके बाद मुख्यमंत्री का कुछ और कहना है। पूरे मामले पर राजनीति गर्माती हुई नजर आ रही है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर की ओर से भी जो बड़े शब्द कहे गए हैं उस बारे में भी जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। शुरुआत मौसम से करना चाहेंगे क्योंकि 4 दिन बाद बारिश बर्फबारी होने की संभावना मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से एक दफा फिर जताई गई है। खासतौर पर लाहौल स्पीति, कुल्लू, चंबा और किन्नौर में। हालांकि देखिए अगर लाहौल स्पीति किन्नौर की बात करें तो पिछले 4 महीनों से बारिश नहीं हुई है और अब जाकर ऊंची चोटियों पर बारिश बर्फबारी हो सकती है। ये पूर्वानुमान जारी किया है मौसम विज्ञान केंद्र ने। हालांकि इंतजार काफी ज्यादा हो चुका है, फसलें बर्बाद हो रही हैं और इस सबके बीच टूरिज्म भी यहाँ पर अफेक्ट हो रहा है। लेकिन अब जो आसार जताए गए हैं कितने ज्यादा खरे साबित होते हैं ये देखना होगा। मौसम विज्ञान केंद्र की भविष्यवाणी इस पर कितनी सच साबित हो पाएगी ये देखना सच में काफी ज्यादा रोचक रहने वाला है। खास तौर पर तब जब अक्टूबर और नवंबर माह भी एक तरह से पूरा ही यहाँ सूखा बीत गया हो। पहली मर्तबा इस तरह की स्थिति हिमाचल प्रदेश में देखने में आई है। हिमाचल प्रदेश के दुर्गम क्षेत्र भरमौर में कार एक्सीडेंट हुआ। ये ऑल्टो कार थी जो कि खाई में जा गिरी और इसमें 3 लोगों की मौत हो गई है। दुखद बात यह है कि तीनों लोग एक ही परिवार के थे। 2 सगे भाई बताए जा रहे हैं। एक महिला भी इसमें शामिल है जो इनमें से किसी एक भाई की पत्नी थी। वहीं अन्य 2 लोगों को गंभीर चोट आई है। इसमें एक व्यक्ति था जो कि परिवार के बाहर का था और इन लोगों की बेटी भी घायल हुई है। हालांकि सिविल अस्पताल में ही बेटी का उपचार चल रहा है, लेकिन जो अन्य व्यक्ति कार में सवार था उसे गंभीर चोटें आई हैं, जिसके बाद उसे चंबा मेडिकल कॉलेज भिजवा दिया गया है उपचार के लिए। लेकिन बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण कहना चाहेंगे, ऑल्टो कार में सवार होकर अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहे थे कि उसी बीच दुर्घटना हो गई और 3 लोगों की जान चली गई है जो कि एक ही परिवार से संबंधित है और इनकी बेटी बच गई है, लेकिन वो भी गंभीर रूप से घायल बताई जा रही है। एचआरटीसी के 13 रूट बंद कर दिए गए हैं। अभी दिल्ली में पॉल्यूशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है, जिसकी वजह से वहाँ महज इलेक्ट्रिक सीएनजी और BS6 टाइप बसेस ही प्रवेश कर सकती हैं, लेकिन हिमाचल सरकार के पास BS6 टाइप बसेस नहीं हैं। हालांकि सुपर लग्जरी बसेस खरीदी जा रही हैं, लेकिन प्रक्रिया दिसंबर तक पूरी हो पाएगी। 30 दिसंबर को ये 24 के करीब नई सुपर लग्जरी बसेस आएंगी। टेंडर इनके लिए पूरे हो चुके हैं। मौजूदा समय में BS4 टाइप बसेस हैं, लेकिन उन्हें भी प्रवेश करने की इजाज़त अभी दिल्ली में नहीं है, जिस वजह से 13 रूट क्लब करने पड़े हैं और इससे उन यात्रियों को बड़ी परेशानी आ रही है जो दिल्ली जाना चाह रहे हैं या दिल्ली से हिमाचल भी आना चाह रहे हों। अभी इलेक्ट्रिक बसेस की खरीद प्रक्रिया शुरू की गई है, हालांकि यहाँ है भी, लेकिन ये ज़रूरी है कि BS6 टाइप बसेस हों जिससे कम से कम पॉल्यूशन वहाँ पर हो। दिल्ली में दिवाली के बाद पॉल्यूशन इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि उस इलाके से काफ़ी लोग हिमाचल का रुख कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ पॉल्यूशन से बचने के लिए। दिवाली के बाद अक्सर वहाँ ऐसा ही देखने में आता है, काफ़ी ज़्यादा फॉग भी बढ़ जाती है। पॉल्यूशन से कई बीमारियों से वहाँ पर लोग ग्रस्त हुआ करते हैं और इसी बीमारी से बचने के लिए हिमाचल प्रदेश का रुख करना चाहते हैं, लेकिन एचआरटीसी के पास अभी इस वक्त बसेज नहीं है। 13 बसेज की तकरीबन कमी बताई जा रही है, जिस वजह से 13 रूट्स को क्लब करना पड़ा है। साधारण बसेस ही अभी तक एचआरटीसी के पास उपलब्ध हैं और उसमें अगर लग्जरी बसेस को लेकर भी जानकारी दें तो देखिए BS4 टाइप तक बसेस हैं, लेकिन BS6 बसेस नहीं हैं। अब ये सुपर लग्जरी बसेस जब आएंगी उसके बाद ही आवाजाही शुरू हो पाएगी। हालांकि तब तक हो सकता है कि दिल्ली में भी अन्य बसेस को प्रवेश करने दिया जाए। हिंदू संगठन एक दफा फिर सड़कों पर उतर आए हैं। ये हम बात कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश की छोटी काशी मंडी से जुड़ी।
वहां पर अभी भी अवैध निर्माण नहीं हटाया गया है। इस आरोप के साथ हिंदू संगठनों ने फिर सड़कों पर उतर के प्रदर्शन किया है और ये हिंदू संगठनों की ओर से दावा जताया गया है कि आने वाले दिनों में ये आंदोलन को लेकर पहले चेतावनी भी नहीं देंगे, सीधे सड़कों पर उतरेंगे और हजारों के करीब ये संख्या जुटने वाली है। इसलिए जरूरी है कि समय रहते ही नगर निगम आयुक्त कोर्ट के फैसले को वहां पर लागू किया जाए। मंडी नगर निगम आयुक्त कोर्ट ने यह फैसला सुनाया था कि अवैध निर्माण हटाया जाए मंडी में जो मस्जिद बनी है, लेकिन मुस्लिम पक्ष के लोगों का यह मानना है कि 2013 में बारिश से जो हिस्सा टूट गया था महज वही वहां पर दोबारा से 2023 में खड़ा किया गया है। अगस्त 2023 में इसे फिर से बनाया गया था, तो ये कोई अवैध नहीं है। पहले से ये इमारत वहां खड़ी थी लेकिन टूट गई थी, जिस वजह से पुनः इसका निर्माण किया गया है। और नगर निगम मंडी आयुक्त कोर्ट ने भी यहाँ पर फैसला उचित नहीं सुनाया है, यानी कि दोनों पक्षों की बात नहीं सुनी गई है। मुस्लिम पक्ष को इसमें अनदेखा किया गया है और सही से इनकी तरफ के फैक्ट्स को ना जाना गया, ना सुना गया और ना ही इन्हें अपनी बात कहने का मौका दिया गया है। लेकिन हिंदू संगठन के लोग सड़कों पर उतर गए हैं और हिंदू संगठनों की ओर से चेतावनी ये दे दी गई है कि अब बड़ा आंदोलन ये करेंगे। यहाँ पर बात बार बार खसरा नंबर 1280 को लेकर हो रही है। इसमें हिंदू संगठनों का कहना है कि इस खसरे नंबर को लेकर पूरी तरह से जांच होनी चाहिए और यहाँ खुदाई भी होनी चाहिए, क्योंकि जहाँ ये कमरा है वहाँ पहले देवस्थल हुआ करता था, हिंदू समाज का देवस्थल था, लेकिन वहाँ जबरन मुस्लिम समुदाय ने कब्जा कर लिया है। यदि खुदाई की जाएगी तो देवी देवताओं की प्रतिमाओं को लेकर भी कुछ अवशेष वहाँ पर मिल सकते हैं। ये बड़ी बात हिंदू संगठनों की ओर से कही गई है। ये बार बार दावा कर रहे हैं कि खसरा नंबर 1280 के नीचे खुदाई की जाए और इसकी पूरी तरह से जाँच पड़ताल हो। वोकेशनल शिक्षकों के साथ मीटिंग होने वाली है अगले कल। पिछले कई दिनों से प्रदर्शन कर रहे हैं, एक तरह से हड़ताल पर ही ये बैठ गए थे, कक्षाओं का बहिष्कार कर रहे थे। शिमला के चौड़ा मैदान में इनकी ओर से प्रदर्शन किया जा रहा है। लंबे दिनों तक इनकी ओर से प्रदर्शन किया गया, तकरीबन देखा जा सकता है 2 से 3 हफ्ते से भी ऊपर का यहाँ समय हो चुका है। लेकिन अब कहीं जाकर राहत भरी खबर इनके लिए भी निकलकर सामने आई है। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने आश्वासन दिया था इन्हें कुछ रोज पहले कि जल्दी ही कोई बीच का रास्ता निकालने की कोशिश की जाएगी। ये रेगुलर पॉलिसी की दरअसल मांग उठा रहे हैं। इनका कहना है एक रेगुलर पॉलिसी बनाई जाए, डायरेक्ट विभाग के दायरे में लाया जाए और कंपनियों को बाहर का रास्ता दिखाया जाए, क्योंकि इनका शोषण हो रहा है और ज़्यादा प्रताड़ित नहीं होंगे। तो इसी वजह से लंबे समय से प्रदर्शन कर रहे थे और अब अगले कल सचिवालय में मीटिंग बुलाई गई है, जिसमें शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर भी होंगे, शिक्षा सचिव भी होंगे और इसके अलावा समग्र शिक्षा के डायरेक्टर भी होंगे। उच्च शिक्षा विभाग के निदेशक भी इस मीटिंग में मौजूद रहने वाले हैं और सबसे बड़ी बात कि इस पक्ष को भी बुलाया गया है, यानी कि वोकेशनल टीचर्स भी जाने वाले हैं। वोकेशनल टीचर्स की ओर से भी एक प्रेजेंटेशन दिखाई जाएगी, जिसमें ये बताएंगे कि आउटसोर्स पॉलिसी की ज़रूरत क्यों है और आउटसोर्स पॉलिसी कैसी इनके लिए होनी चाहिए, यानी कि सजेशंस इनकी ओर से दिए जाएंगे। दूसरी ओर शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर का ये कहना है कि जैसा एसएमसीज के लिए समाधान किया गया है, कुछ वैसा ही रास्ता वोकेशनल टीचर्स के लिए भी निकाला जाएगा। अभी एलडीआर कोटे के तहत तो इन्हें लाया नहीं जा सकता, ऐसी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, लेकिन हो सकता है इसी तरह का कोई दूसरा कोटा इनके लिए तैयार कर दिया जाए। हालांकि इतना जरूर है कि एसएमसीज को भी परीक्षा देनी पड़ रही है एलडीआर कोटे के तहत आने के लिए, तो ऐसी कोई परीक्षा या चुनौती इनके लिए भी रखी जा सकती है, जिसके बाद ये डायरेक्टली विभाग के दायरे में आएंगे। लंबा प्रदर्शन इनकी ओर से किया गया, काफी दिनों से हड़ताल पर बैठे थे, कक्षाओं का बहिष्कार कर रहे थे और मजबूरन अब मीटिंग सरकार को बुलानी पड़ी है। अगले कल जो भी बड़ी अपडेट निकलकर सामने आएगी उस बारे में जानकारी देंगे। आज भी हालांकि सचिवालय में मीटिंग हुई है इनसे संबंधित, लेकिन इसमें वोकेशनल टीचर्स को नहीं बुलाया गया था, सिर्फ शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर और इसके अलावा अधिकारी मौजूद थे और चर्चा इन पर हुई है काफी लंबी देर तक, जिसके बाद ये तय हुआ कि क्यों ना अगले कल वोकेशनल टीचर्स को भी बुलाया जाए, इनके कुछ एक सजेशंस लिए जाएं। पॉलिसी बनाने में कितना वक्त अब लग जाता है या पॉलिसी को छोड़कर कोई नया रास्ता जो निकाला जाएगा उसमें कितना ज़्यादा समय सरकार लेती है, ये सबसे ज़्यादा गौर करने वाली बात है, क्योंकि वोकेशनल टीचर्स अभी भी प्रदर्शन कर रहे हैं, इनकी हड़ताल अभी भी जारी है और तब तक नहीं उठेंगे जब तक समाधान इनके लिए नहीं निकाल लिया जाता है। देखिए, हिमाचल हाई कोर्ट ने दिल्ली स्थित राज्य सरकार के हिमाचल भवन की संपत्ति को अटैच करने के आदेश दिए हैं। हालांकि आज ये मामला काफी ज्यादा गरमाया हुआ है और खुलकर इस पर राजनीति भी दोनों दलों की ओर से यहाँ की जा रही है। जज अजय मोहन गोयल की अदालत ने सेली कंपनी को 74 करोड़ रुपए का अपफ्रंट प्रीमियम न देने के मामले में यह आदेश दिए हैं।
इतना ही नहीं, कोर्ट ने कंपनी को अपफ्रंट प्रीमियम पर 7% ब्याज भी देने को कहा है। यह ब्याज उन अधिकारियों से लिया जाएगा जिनकी लापरवाही के कारण कंपनी को अपफ्रंट प्रीमियम 13 जनवरी 2023 के सिंगल बेंच के आदेशों के बावजूद नहीं दिया गया। कोर्ट ने अब ऊर्जा सचिव को 15 दिन के अंदर आरोपी अधिकारियों की पहचान करने के निर्देश दिए हैं। इनकी लिस्ट बनाई जाएगी और अधिकारियों के नाम कोर्ट को बताए जाएंगे। आरोपी अधिकारियों से ब्याज की राशि वसूल कर कंपनी को दी जाएगी। इसे लेकर अगली सुनवाई में अलग से आदेश जारी किए जाएंगे। अब इस मामले की सुनवाई 6 दिसंबर को होने वाली है। दिल्ली में लगभग 32 कमरों का हिमाचल भवन है और एक तरह से ये नीलामी होने जा रही है, जिसके बाद चर्चे हिमाचल प्रदेश के हर जगह हो गए हैं और यहाँ विपक्ष को फिर उंगली उठाने का मौका मिल गया है कांग्रेस सरकार पर। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने आज बड़ी बात ये कही है कि इससे ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण कुछ नहीं हो सकता है कि हिमाचल की शान जिसे दिल्ली में कहा जाता है वो हिमाचल भवन है, 32 कमरों का भवन है और इसकी नीलामी हो रही है। ये हिमाचल भवन की नीलामी नहीं है बल्कि हिमाचल की ही नीलामी की शुरुआत हो चुकी है कांग्रेस सरकार के राज में। ये बड़ा बयान आज इनकी ओर से दिया गया है। दूसरी बात इन्होंने ये भी कही कि पूरे देश के हाइडल पावर का 1/4 बिजली उत्पादन हिमाचल प्रदेश में होता है और इसे बढ़ाया भी जा सकता है, लेकिन इस पर सरकार ध्यान नहीं दे रही है और अव्यवहारिक नियम लाए जा रहे हैं। ये प्रदेश सरकार की तानाशाही ही तो है जो इस तरह के नियम लाए जा रहे हैं जिससे बिजली उत्पादन बिल्कुल समाप्त होता हुआ नजर आ रहा है या फिर संभावनाएं बिजली उत्पादन को लेकर खत्म की जा रही हैं। ये सही नहीं है। जब भी इसका विरोध बिजली बोर्ड के कर्मचारियों ने किया तो हमेशा से उनकी आवाज़ दबाने की कोशिश की गई है और कांग्रेस सरकार तो कोशिश ये कर रही है कि यहाँ निवेशक आ ही ना पाए। इसके लिए सभी संभावनाओं को खत्म किया जा रहा है। ये नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर के शब्द हैं। आज बड़ा बयान इनकी ओर से दिया गया है, लेकिन सुक्खू सरकार के 2 मंत्रियों ने नेता प्रतिपक्ष को नसीहत भी दी है, जिसमें एक राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी हैं। उनका कहना है कि ये मामला 2009 का है। उस वक्त हिमाचल प्रदेश में भाजपा की ही सरकार थी और बड़ी बात ये भी यहाँ जगत सिंह नेगी की ओर से कही गई है कि ठीक है, जो कोर्ट के आदेश हैं सर्वमान्य हैं और जो भी कार्रवाई अब इसमें की जा सकती है कानूनी तौर पर भी वो की जाएगी। लेकिन नेता प्रतिपक्ष हमेशा खुश हो जाते हैं जब भी हिमाचल के खिलाफ कोर्ट की ओर से कोई आदेश दिया जाता है। लगता है नेता प्रतिपक्ष को हिमाचल प्रदेश के हितों की चिंता नहीं है। ये भी मंत्री की ओर से आज बयान दिया गया है और नसीहत राजस्व मंत्री ने नेता प्रतिपक्ष को दी है कि यदि हिमाचल के साथ कुछ बुरा हुआ है या हिमाचल के खिलाफ कोई फैसला आया है तो उन्हें खुश नहीं होना चाहिए। हालांकि मंत्री विक्रमादित्य सिंह के बोल भी यही थे। उनका ये मानना था कि जो फैसला आया है उसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जाएगी और लॉ विभाग इसमें आगामी कार्रवाई करेगा। लेकिन नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर को इस पर राजनीति नहीं करनी चाहिए बल्कि केंद्र से मदद मांगनी चाहिए हिमाचल के हितों के लिए। लेकिन ये करने में वो पूरी तरह से असमर्थ हैं और चुटकी ज़रूर लेते हैं जब भी कोई इस तरह का फैसला आता है। राजनीति करने से उन्हें बाज आना चाहिए, कम से कम ऐसे आदेशों पर जिससे हर वर्ग ही प्रभावित हो रहा हो। ये उन्होंने इसलिए कहा क्योंकि हिमाचल भवन, जिसे कि हम 32 कमरों का भवन बता रहे हैं दिल्ली में, वहाँ ब्यूरोक्रेट्स, अन्य VIP और आम लोग भी ठहरा करते थे काफ़ी कम किराए में। देखिए, मुख्यमंत्री सुक्खू ने भी अब इस पर अपनी बड़ी प्रतिक्रिया दी है, जिसमें उनका कहना है कि ये साल 2009 का केस है। मोजर बेयर कंपनी ने लाहौल स्पीति में एक प्रोजेक्ट लिया, उस प्रोजेक्ट पर उन्होंने बोली लगाई। अपफ्रंट प्रीमियम का यह मतलब होता है कि प्रोजेक्ट चले या ना चले वो सरकार को देना ही होता है। प्रोजेक्ट अवार्ड के वक्त 10 लाख रुपए प्रति मेगावाट रिजर्व प्राइस रखा गया। इसके आधार पर मोजर बेयर ने 10 लाख से ज़्यादा बोली बोलकर लगाई और उसे प्रोजेक्ट अलॉट हो गया। मोजर बेयर ने इस प्रोजेक्ट को शुरू नहीं किया, उसके बाद आर्बिट्रेशन में गए और फिर आर्बिट्रेशन ने इस तरह का फैसला सुनाया जो एक तरह से जनहित विरोधी फैसला यहाँ पर मुख्यमंत्री की ओर से बताया जा रहा है। हालांकि अब इस पूरे मामले में क्या कुछ कहा जाता है और सरकार की ओर से और आने वाले दिनों में क्या किया जाएगा, ये देखना काफ़ी ज़्यादा रोचक रहेगा, क्योंकि हर ओर चर्चे यही है कि हिमाचल भवन की एक तरह से नीलामी हो गई, इसे अटैच कर दिया गया है और हाईकोर्ट की ओर से आदेश जारी हो चुके हैं। साथ ही साथ उन अधिकारियों पर भी गाज गिरने वाली है जिनकी लापरवाही के चलते यहाँ तक बात पहुंची है। लिस्ट क्योंकि इनकी मंगवा ली गई है कोर्ट में। प्रवक्ताओं की सीनियरिटी लिस्ट पर आना चाहेंगे। सरकारी स्कूलों में तैनात प्रवक्ताओं को थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा अपनी सीनियरिटी लिस्ट पर नए सिरे से, क्योंकि सीनियरिटी लिस्ट बनेगी और नए सिरे से ही अब फाइनल भी होने वाली है। ताज मोहम्मद केस, ये सभी आप जानते होंगे, वही केस है जिसमें कि नियुक्ति की तिथि से वरिष्ठता का लाभ मांगा जा रहा था और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों जगह सरकार इस मामले में हार गई है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों जगह ये आदेश क्योंकि जारी कर दिए गए कि नियुक्ति की तिथि से ही सीनियरिटी का लाभ शिक्षकों को दिया जाए। ये खासतौर पर TGTs को लेकर यहाँ आदेश जारी हुए थे। अब TGT शिक्षकों की
सीनियरिटी लिस्ट तैयार होगी और जब तक टीजीटीज़ की सीनियरिटी लिस्ट फाइनल नहीं हो जाती है तब तक अगले प्रवक्ताओं की यहाँ पर सीनियरिटी लिस्ट तैयार नहीं की जाएगी। ये उच्च शिक्षा विभाग के निदेशक की ओर से आदेश जारी कर दिए गए हैं कि पहले टीजीटीज़ की लिस्ट फाइनल की जाए, उसके बाद फिर प्रवक्ताओं की लिस्ट तैयार होगी नए सिरे से और फाइनल भी तभी की जाएगी। फाइनल करने के बाद आपत्तियां शिक्षक वर्ग से मांगी जाएगी। इसके लिए अभी कुछ दिन और ज़्यादा लग सकते हैं। हालांकि देखिए, अगर हम आरएडबी रूल्स की बात करें तो अब जो प्रवक्ता हैं, खैर जिन्हें स्कूल लेक्चर न्यू भी कहा जाता है, इसमें 50% पद क्योंकि प्रमोशन के आधार पर भरे जाते हैं और 50% पद सीधी भर्ती के माध्यम से भरे जाते हैं। तो जो प्रमोशन वाइज अब यहाँ पर पदों पर भर्ती होनी है, इसमें सीनियरिटी लिस्ट तैयार होगी, लेकिन इंतज़ार करना पड़ेगा टीजीटी की लिस्ट का। पहले यहाँ टीजीटी की सीनियरिटी लिस्ट फाइनल होगी, ये क्योंकि ताज मोहम्मद केस के अनुसार ही प्रक्रिया को अब अंजाम दिया जा रहा है। जैसे कि आदेश जारी किए गए थे कि नियुक्ति की तिथि से ही सीनियरिटी का लाभ शिक्षकों को दिया जाए, खासतौर पर वो शिक्षक जिन्होंने कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया था। तो ये बड़ी जानकारी है, तो इसीलिए प्रवक्ताओं को इंतज़ार करना होगा टीजीटी की लिस्ट फाइनल होने का सीनियरिटी वाइज। ईडी की बड़ी कार्रवाई आज हिमाचल प्रदेश में हुई है, जिसके बाद खनन माफिया में पूरी तरह से हड़कंप मच गया है। जिला हमीरपुर के नदौन से एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये स्टोन क्रशर मालिक थे। हालांकि जून के अंत की ये बात है जिस वक्त दबिश दी गई थी ईडी की ओर से और कई बड़े खुलासे उस वक्त भी हुए थे। और जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है जो कि नदौन से संबंधित है, स्टोन क्रशर मालिक है, इन्हें बार बार दिल्ली भी पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा था, लेकिन इस व्यक्ति के तार यूपी के सराहनपुर और अन्य इलाके में भी जुड़े थे खनन माफिया को लेकर ही, जिसके बाद गिरफ्तारी हुई है। आज कोर्ट में भी पेश किया गया है। इसी मामले में 2 अन्य लोगों पर भी मामला दर्ज किया गया है जो कि ब्यास नदी में अवैध खनन करते हुए पाए गए हैं। एक और अज्ञात व्यक्ति है जिस पर केस दर्ज हुआ है। लेकिन हिमाचल और यूपी 2 राज्यों की अब यहाँ बात हो गई है। जो खनन माफिया के तार हैं हिमाचल से लेकर यूपी तक जुड़े हुए थे और गाजियाबाद के कोर्ट में ही इस आरोपी को आज पेश किया गया है। चौंकाने वाली बात यह है कि नदौन से संबंधित व्यक्ति जो स्टोन क्रशर मालिक है जिसकी गिरफ्तारी हुई है, काफ़ी अच्छे संबंध राज्य सरकार के साथ भी रहे हैं और शायद यही एक बड़ी वजह रही कि सबसे पहले दबिश इसी के इलाके में और इसी के स्टोन क्रशर पर दी गई। 12 परिसरों पर आज छापेमारी की गई है ईडी की ओर से, जो आरोपियों के परिसर हैं। अब इसके बाद नए और खुलासे हो सकते हैं। ईडी की अगली कार्रवाई क्या होगी इस पर हर किसी की नज़र बनी रहेगी। लेकिन कुछ दिनों से लगातार दबिश दी जा रही थी, पूछताछ हो रही थी और आज गिरफ्तारी तक हो गई है और कोर्ट में भी पेश कर लिया गया है। करोड़ों की आय अर्जित की है अवैध खनन से इन आरोपियों ने। इसमें क्योंकि महज एक व्यक्ति नहीं है जिसका नाम ज्ञानचंद बताया जा रहा है, बल्कि मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 2 अन्य व्यक्ति भी शामिल पाए गए हैं। ब्यास नदी में ही इनकी ओर से अवैध खनन की जा रही थी। और तीसरी बात, एक और अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ भी मामला दर्ज हुआ है। ये हिमाचल से लेकर यूपी तक अवैध खनन को लेकर अंजाम दे रहे थे। ये बड़ी बात है। फिलहाल कोर्ट में पेश किया गया है और अब अगली कार्रवाई पर नजर रहने वाली है ईडी की, क्योंकि पूछताछ अब और ज़्यादा बढ़ाई जाएगी और भी डॉक्यूमेंट्स चेक किए जा रहे हैं, सभी रिकॉर्ड्स खंगाले जा रहे हैं। आज जिन 12 परिसरों पर दबिश दी गई है जो कि आरोपियों के 12 परिसर हैं, वहाँ से और भी कई बड़े खुलासे निकलकर सामने आ सकते हैं। तो ये भी बड़ी जानकारी कहना चाहेंगे आज की। हालांकि हिमाचल भवन को लेकर तो राजनीति देखने में आई ही, लेकिन जो ईडी की कार्रवाई हुई है इस पर भी लगातार विपक्ष की ओर से प्रतिक्रिया दी जा रही है। जब से कांग्रेस सरकार बनी है तब से लेकर खनन माफिया का राज बढ़ गया है, ये भी नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर की ओर से आज बड़े शब्द कहे गए हैं। हालांकि पहले हिमाचल भवन को लेकर ही ये प्रतिक्रिया दे रहे थे, लेकिन एक और मौका कांग्रेस सरकार को सुनाने का विपक्ष को मिल गया है और ये भी स्टेटमेंट इनकी ओर से आज दी गई। तो फिर मिलेंगे नई खबर के साथ। देखते रहिए दिव्य हिमाचल टीवी। धन्यवाद।